हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हर एक शिफ्ट में हिस्ट्री के क्वेश्चन। अभी तक मैंने एसएससी सीजीएल 2022 में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए थे उन सबको डिस्कस कर लिया है। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा एसएससी सीजीएल के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और ये आपका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर बचे हुए एसएससी सीजीएल के 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग आपके हिस्ट्री के पेपर में अलग अलग शिफ्ट में, उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर आपको एसएससी सीजीएल 2023 के भी सारे शिफ्ट के हिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो 2 साल के एसएससी सीजीएल में आए हुए सभी प्रश्न आपने सॉल्व कर लिए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो एक बहुत अच्छी बात है ये। एक तो आपको 3 फायदे होंगे। पहला फायदा आपको ये होगा कि आपको समझ होगी कि कौन सा टॉपिक एसएससी सीजीएल आपसे पूछना चाहता है और किन टॉपिक पे हमें फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि अगर अभी तक आपने वो दोनों वीडियोस देखे हैं तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि सोशल रिफॉर्म जो हमारे देश में धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुए थे वो कितने इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको समझ में आया होगा कि चोला किंगडम, इसके अलावा विजयनगर एम्पायर कितने इंपॉर्टेंट राजवंश रहे हैं। आपको इससे ये भी समझ में आ गया होगा कि जो हमारे इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर हैं उनकी बायोग्राफी भी इंपॉर्टेंट होती है, उनकी रचनाएं, उनके पेपर, पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया है, या फिर जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के स्लोगन्स हैं वहां से क्वेश्चन भर भर के आए हुए हैं। इतना एनालिसिस तो हम डेफिनेटली कर पाए हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर दूसरा फायदा ये होगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, किसी भी अच्छे से अच्छे राइटर की बुक से पढ़ रहे हो, हर एक पॉइंट्स आपको वहां पर नहीं मिलते। चाहे आप स्पेक्ट्रम से पढ़ लीजिए, चाहे आप दृष्टि पब्लिकेशन से पढ़ लीजिए, या आप ओसवाल पब्लिकेशन, जो भी बुक आप जानते हैं हिस्ट्री की, आप किसी से भी पढ़ लीजिए, सारे पॉइंट्स कहीं भी नहीं मिलते। ठीक है, कुछ ना कुछ पॉइंट, इनफैक्ट मैं भी आपको अगर हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो कुछ ना कुछ पॉइंट तो मुझसे भी रह ही जाएंगे, लेकिन पीवाईक्यू सॉल्व करने से वो सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा डेटाबेस आपका रेडी हो जाता है और प्रैक्टिस तो हो ही रही है। तो 3 फायदे होते हैं आपके पीवाईक्यू सॉल्व करने के। अच्छा, इस सेशन के बाद बहुत सारे बच्चों का डाउट था यार जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के। तो हम जेई के क्वेश्चन पेपर को, हिस्ट्री में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज हम सीजीएल को खत्म कर लेते हैं 2023 के क्वेश्चन हिस्ट्री में। ठीक है, और बहुत जल्दी हम हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें पूरी थ्योरी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, Who among the following was the slave general of अलाउद्दीन खिलजी। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम कौन था जिसने रामचंद्र ऑफ देवगिरी के अगेंस्ट बैटल की थी या कैंपेन रन किया था। इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के उस गुलाम का नाम बताइए जिसने साउथ इंडिया के कैंपेन्स को रन किया था और साउथ इंडिया में खिलजी को विजय दिलाई थी। तो आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। और मलिक काफूर को 1000 दिनार देकर इसे खरीदा गया था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ऑप्शन 4 यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मलिक काफूर गुलाम था अलाउद्दीन खिलजी का और इसने साउथ इंडिया के कई सारे कैंपेन्स किए हैं और राजा रामचंद्र ऑफ देवगिरी, इनको भी डिफीट करने का काम इन्होंने किया था। नुसरत खान से 1000 दिनार में इसे खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल। नेक्स्ट है नाना साहिब। A rebel at the Kanpur was the son of which of the following पेशवा। नाना साहिब आप लोग जानते होंगे इनके बारे में। इनको ही पेंशन देने से मना कर दिया था जब ब्रिटिशर्स ने, तो ये 1857 की क्रांति में जंप कर गए थे, कूद गए थे। पूछा जा रहा है कि ये किस पेशवा के बेटे थे। बेसिकली एडॉप्टेड सन थे, गोद लिए हुए बेटे थे, इसलिए ब्रिटिशर्स उन्हें अधिकारी नहीं मानते थे मराठा एम्पायर को और पेंशन देने से मना कर दिया था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाजी राव सेकेंड। ठीक है, नाना साहब का जो एक्चुअल नेम था उनका नाम था धोलू पंत। ठीक है, और ये बाजीराव सेकेंड के एडॉप्टेड सन या गोद लिए हुए बेटे थे और इन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर से पार्टिसिपेट किया था। ओके, नेक्स्ट। Ashok sent a mission to the spread the principle of Dhamma led by his son Mahendra and daughter Sanghmitra too। अब अशोक ने बुद्धिज्म को प्रचार किया था, बहुत सारे देशों तक बुद्ध धर्म को प्रचार करने का काम 2 राजाओं ने स्पेशली किया है, एक कनिष्क है और एक अशोक है। ठीक है,
तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अशोक ने अपने बेटा और बेटी को कहां पर भेजा था धम्म को प्रचार करने के लिए। तो इनके बेटा और बेटी का नाम था महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, कहां पर भेजा था? आंसर हो जाएगा श्रीलंका में भेजा था। ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा मैडम। श्रीलंका को पहले हम सैलोन के नाम से जानते थे, तो यहीं पर इसे भेजा गया था। क्लियर है इतनी चीजें? डन। अब यहां पर देखेंगे इन दोनों के बारे में बातें कहां पर मेंशन है, कहां से हमें पता चला? हम तो तब थे नहीं जब अशोक हुआ करते थे। बिल्कुल, यहां पर एक रचना है जिसका नाम है महाभास, महाभाम्स। ठीक है, ये आपकी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और इसमें ही ये इंफॉर्मेशन मिलती है। क्लियर है इतनी चीजें? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहती हूं। ऐसा बोला जाता है कि संघमित्रा अपने साथ एक छोटा सा प्लांट, बोधि ट्री का, मतलब बोधि ट्री की एक सैपलिंग, एक छोटी सी कह सकते हैं प्लांट का हिस्सा ले गई थी श्रीलंका और वहां पे जाके उसे लगाया था। ठीक है, जहां बोधि ट्री वही है जहां पर गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और फिर बाद में ये जो छोटा सा पौधा था वो पेड़ में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम जय श्री महाबोधि के नाम से आज जानते हैं और श्रीलंका में है। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ और ऐसे पर्सन थे जिनको अशोक ने भेजा था धम्म को प्रचार करने के लिए, जैसे कि महेंद्र संघमित्रा देख लिया कि श्रीलंका गए थे। श्रीलंका के अलावा ये लक्षद्वीप भी गए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महारक्षिता। महारक्षिता को ग्रीस भेजा गया था धम्म का प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट है मझीमा। मझीमा को भेजा गया था हिमालय रीजन में, जो हिमालयन रीजन आप कह सकते हो, हमारे जो नॉर्थ इंडिया का अपर पार्ट है वहां पर। नेक्स्ट है सोना एंड उत्तरा। इन्हें भेजा गया था कहां पे? म्यांमार एंड थाईलैंड में धम्म का प्रचार करने के लिए। अशोक के कई सारे इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन केवल और केवल 4 ही ऐसे इंस्क्रिप्शन है जहां पर अशोक का नाम अशोक है, बाकी अलग अलग नाम से जाना जाता है इनको। कौन से है वो इंस्क्रिप्शन? तो आप देख सकते हैं मास्की, ब्रह्मगिरी, नेट्टूर एंड गुर्जरा। ठीक है, इनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना, यहां से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बना है। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज बिहाइंड पब्लिशिंग द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत में पहला न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया था? तो आप लोगों ने अगस्टस हिक्की के बारे में सुना होगा। तो अगस्टस हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की ने पहला न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश किया था। ठीक है, कहा आप देखेंगे इसका नाम था बंगाल गजट इन 1780, 1780 में से पब्लिश किया गया था। क्लियर है? इसके अलावा आप एक और नाम यहां देख पा रहे हैं दीन बंधु मित्र। तो दीन बंधु मित्र ने अपनी एक पत्रिका पब्लिश की थी जिसका नाम था नील दर्पण, जहां पर इंडिगो की खेती या नील की खेती के बारे में बताया गया था। ठीक है, अगला एक और नाम है यहाँ पे हरीश चंद्र मुखर्जी, और ये एक एडिटर थे हिंदू पैट्रियोट में। ठीक है, नेक्स्ट इमाद शाही फैमिली वॉज नोन फॉर द फाउंडेशन ऑफ विच स्टेट। मैंने आपको दक्कन सल्तनत के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो दक्कन सल्तनत आपको देखने को मिलती है कि 5 एम्पायर में छोटे छोटे डिवाइड हो जाती है और कंबाइनली उनको दक्कन सल्तनत कहा जाता है। यहाँ पर इमाद शाही फैमिली किस एरिया से बिलोंग करती है, किसका फाउंडर बताया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, बेरार। ठीक है, बेरार के सल्तनत जो थे उनका नाम है फतह उल इमदाद उल मुल्क, और इन्होंने ही इमाद शाही की शुरुआत की थी 1490 में। इनका अहमदनगर के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहा, लड़ाई झगड़े होते रहे, और फिर एक दिन ऐसा आया कि अहमदनगर ने एनेक्स कर लिया, अहमदनगर ने अटैक किया बेरार पे और उसको कब्जा कर लिया। कब? 1574, 1574 में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं इस दक्कन के एरिया में, आप देखेंगे यहाँ पे बेरार, बिदर, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि बीजापुर की थी आदिल शाही। आदिल शाही कहाँ थी? बीजापुर में थी। हमने देख लिया आपका बेरार में क्या थी? इमाद शाही थी। फिर गोलकुंडा में क्या थी? गोलकुंडा में कुतुब शाही थी। कुतुब शाही का रिलेशन किससे है? गोलकुंडा से है। अच्छा, अहमदनगर में क्या थी? तो निजाम शाही। ठीक है, निजाम शाही आपको अहमदनगर में देखने को मिल जाएगी, और वरीद शाही थी विदर में। ये वरीद शाही कहाँ थी? विदर में। तो आपको ये 5 एरियाज के बारे में पता होना चाहिए, जैसा कि हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है Who was the founder of हरिजन सेवक संघ फाउंडेड इन 1932? हरिजन, यार हरिजन शब्द किसने इस्तेमाल किया था? महात्मा गांधी जी ने। हरिजन पत्रिका किसने शुरू की थी? महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर हरिजन सेवा संघ भी किससे एसोसिएटेड होगा? महात्मा गांधी से। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर।
तो हरिजन सेवक संघ इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय द महात्मा गांधी इन 1930 1932 में इसको फॉर्म किया गया था। जो अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत था, और दलितों को जो मंदिर में जाने की अनुमति या पब्लिक जो प्रमाइसेस है, कुएं हैं, नलकूप है, उनको इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी जाती थी। तो इसी के खिलाफ इन्होंने इसी अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए हरिजन सेवा संघ का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, कहां पर इसका हेडक्वार्टर था? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा किंग्स वे कैंप न्यू दिल्ली में, और यहाँ पे 26 राज्यों में इनकी ब्रांचेस फैली हुई थी। क्लियर है? अब 1939 में क्या हुआ, जो हरिजन सेवा संघ है वो पहुंच चुका था तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में उसे हेड कर रहे थे ए विद्यानाथ अय्यर, और इन्होंने जो दलित वर्ग है उनको पहली बार एंट्री दिलाई थी मीनाक्षी अम्मन टेम्पल में। ठीक है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सोहन सिंह। सोहन सिंह भाकना एंड हरदयाल वर primarily associated with which of the following organization? यार हरदयाल से तो आई थिंक आंसर तक पहुंचे हो गए होंगे। लाला हरदयाल, इनका रिलेशन किससे था? आंसर हो जाएगा गदर पार्टी से थे। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज कब होगा? जब लाला हरदयाल का नाम घुमा दिया जाए, गायब कर दिया जाए, और केवल सोहन सिंह का नाम हो, तो बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए दोनों नाम आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इनका रिलेशन मिल जाएगा आपको गदर पार्टी से। गदर पार्टी का फॉर्मेशन कब हो रहा है? 1913 में हो रहा है। ठीक है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में इनका हेडक्वार्टर था। गदर पार्टी का फॉर्मेशन सोहन सिंह भाकना ने और लाला हरदयाल ने मिलकर किया था। बेसिकली इन्होंने जो माइग्रेंट थे, इंडियन माइग्रेंट यूएसए में, उनको इकट्ठा करके यहाँ पर गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया था। पहले इस पार्टी का नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन हुआ करता था। जब इन्होंने गदर नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया, उसके बाद गदर पार्टी नाम रखा। क्लियर है? और 1948 में 1948 में आजादी के बाद ये पार्टी डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड हेन सियांग अ चाइनीज ट्रेवलर केम? अब यहाँ पे बोला गया है कि हेन सियांग, देखिए जो ट्रेवलर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इब्न बतूता, हेन सियांग, इत्स्यांग, फाइयान। ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसके शासनकाल में ये लोग भारत आए हैं और इनकी क्या रचनाएं हैं, क्या अचीवमेंट है, कहाँ पर गए, कहाँ पे घूमा, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बिल्कुल मैं हर एक ट्रेवलर के बारे में आपको बताऊंगी। फिलहाल हम बात करते हैं हेनसियांग के बारे में। ये आपको देखने को मिलेगा हर्षवर्धन के समय में। ये चाइनीज स्कॉलर थे हेनसियांग, जो कि हर्षवर्धन के समय आए हुए, तो लगभग 15 सालों तक भारत में रहे थे। ठीक है, अब इन्होंने भारत की उस समय के कास्ट सिस्टम को, उस दिनों की जो भी सोशल रिफॉर्म्स थे, सोशल कंडीशन थी, उनको स्टडी किया और एक बुक लिखी है जिसका नाम है सी यू की। तो सी यू की बुक किसकी है? हेनसियांग की बुक देखने को मिलेगी। और इन्होंने कहा था कि हर्षवर्धन का जो एम्पायर है ना, किंगडम, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, 4 इसके टुकड़े हैं एक तरीके से, या 4 जमीन के टुकड़े हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। एक पार्ट है जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग रहते हैं, सेकेंड है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखने को मिलेंगे, थर्ड में आपको स्कॉलर देखने को मिलेंगे, और फोर्थ जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क और ब्राह्मण्स के लिए है, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं फाहियान के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रेवलर रहे हैं फाहियान। और फाहियान हमारे देश में कब आए थे? जब चंद्रगुप्त टू रूल कर रहे थे, मतलब गुप्ता पीरियड के समय ये भारत आए हुए थे। और गुप्ता पीरियड के सोशल और इकोनॉमिक जो भी एस्पेक्ट्स है वो इन्होंने अपनी बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इतनी बात, मतलब गुप्ता पीरियड से संबंधित है फाहियान, और इन्होंने लुम्बिनी को विजिट किया था। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो आप देखेंगे फोग्यूजी इनकी पुस्तक का नाम आपको देखने को मिलेगा। अगले एक और पर्सन है इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को के ट्रेवलर थे। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में विजिट किया था। इब्न बतूता एमबीडी के समय भारत आए हुए थे। और यहाँ पर इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो है रहला। रहला का नाम आपको नहीं भूलना है, ये इब्न बतूता की पुस्तक आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की आर्मी को या अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, अब जैसे कि जो इंपॉर्टेंट बैटल होती है जो कि स्पेशली अंग्रेजों के साथ हुई है, उसी समय गवर्नर जनरल कौन थे या कौन था वो जो आर्मी को लीड कर रहा था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पे बक्सर का बैटल जो कि 1764 में हुआ था, इसको इंग्लिश आर्मी को लीड कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो इज द राइट आंसर। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या था, एक तो एक तरफ थे ब्रिटिश आर्मी और दूसरी तरफ कौन थे, कंबाइंड फोर्स थी। किस किस की, मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड की कंबाइंड फोर्सेस थी। उनके बीच में बैटल हुआ था, कंबाइंड फोर्सेस हार गई थी, ब्रिटिशर्स जीत गए थे। और रॉबर्ट क्लाइव, वही रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल के पहले गवर्नर थे और जिन्होंने डायरकी मतलब द्वैध शासन की शुरुआत भारत में की थी, वो चले गए थे वापस। उनको वापस बुलाया गया, आओ बेटा तुम वापस आओ और यहाँ पर नेगोशिएट करो। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी और उस समय रॉबर्ट क्लाइव को स्पेशल इन्विटेशन देकर बुलाया गया था नेगोशिएशन करने के लिए। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद संधि किसने की है, रॉबर्ट क्लाइव ने की है। जबकि बक्सर का युद्ध किसने लड़ा है, हेक्टर मुनरो ने लड़ा है। तो आपको ये दोनों डिफरेंस क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव, तो हमने डिस्कस कर लिया है, डन। अब यहाँ पर एक और गवर्नर के बारे में आप बात कर सकते हो, नाम है बांसीटार्ड। तो बांसीटार्ड जो थे वो गवर्नर थे। हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था लेकिन वो गवर्नर नहीं थे। गवर्नर कौन थे, बांसीटार्ड थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। Which of the following reforming society believed Veda to be the फाउंटेन ऑफ ऑल द नॉलेज? वेदों में ही सारा नॉलेज है, वेदों की तरफ लौटना चाहिए। जब भी वेद शब्द आता है तो आपको एक समाज, एक सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। मैं बात कर रही हूं आर्य समाज के बारे में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्य समाज का फॉर्मेशन 1875 में किया गया था। इनका मेन मकसद यही था कि वेदों का जो नॉलेज है उसके बारे में जनता को बताया जाए और हमारी सोसाइटी में जो भी गलत बुराइयां हैं उनको खत्म किया जाए, जैसे कि सती प्रथा हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गई, इन पे जोर दिया। गर्ल्स एजुकेशन पे भी इन्होंने जोर दिया। इसके अलावा जो रिचुअल्स होते हैं उनको बोला कि इनको करने की जरूरत नहीं है और एक भगवान की ओर इशारा किया। ठीक है, ये सारे काम इनके आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल 40 क्वेश्चन है, हम 11वें नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है और इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बहुत मदद करेंगे और हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में रिपीट होते मिले, क्योंकि एसएससी पेपर में क्वेश्चन को रिपीट करता है। क्लियर है इतनी चीजें? तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दोगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी या फिर रेलवे डिफेंस एग्जामिनेशन की, सबके लिए ये यूजफुल है। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। सो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247, तो आप बिल्कुल मेरे टेलीग्राम तक पहुंचेंगे और वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, एंड डेली करंट अफेयर्स भी फॉलो करना मत भूलेंगे। सुबह 8 बजे होता है भाई ये डेली। ठीक है, चलो। Which of the following system of Delhi Sultanate had an influence on the Bahmani and Vijayanagar kingdom? दिल्ली सल्तनत में ऐसा वो कौन सा सिस्टम था जिससे इन्फ्लुएंस हो गया विजयनगर और बहमनी एम्पायर और उन्होंने भी उस सिस्टम को अपने एम्पायर में लगा दिया? आंसर हो जाएगा यहाँ पर इक्तदारी सिस्टम। अच्छा, इक्तदारी सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। इन्होंने अपने पूरे एम्पायर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया था जिनको इक्ता कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, इक्तदारी सिस्टम। इल्तुतमिश के समय की आपको यह व्यवस्था देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, अ वेल्दी पर्सन इन द अर्ली वैदिक पीरियड वाज नोन एज। अब देखो, वैदिक टर्म्स जो होते हैं, वैदिक पीरियड में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वेल्दी पीपल, आज हम किसी की वेल्थ कैसे बताते हैं? उसके पास कितनी संपत्ति है, कितने प्लॉट है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना पैसा है, अकाउंट में बैंक बैलेंस है। बट आर्यन पीरियड में ऐसा नहीं था भाई। उस समय असेट नहीं देखे जाते थे, उस समय देखा जाता था आपके पास कितने कैटल्स हैं, आपके पास कितनी गाय हैं। ठीक है, उसके आधार पे बताया जाता था आप कितने अमीर हैं। तो यहाँ पे जो वेल्दी पर्सन थे उन्हें बोला जाता था गोमत। क्या बोलते थे? गोमत। अमीर पर्सन को गोमत कहा जाता था। गोमत का मतलब यहाँ पे आप बोलेंगे एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है गोमती से ड्राइव हुआ, जिसका मतलब होता है जिसके पास गाय है, हैविंग काउज। क्लियर है? इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कुछ और शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे वैदिक पीरियड में जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे कि दोहित्री। दोहित्री शब्द का इस्तेमाल डॉटर के लिए किया जाता है, बेटी के लिए। फिर है अघन्या। अघन्या, जो काऊ है उसको अघन्या कहा गया है, ना मारे जाने योग्य, इसको आप नहीं मार सकते हैं। अमाजू, जो लाइफ टाइम अनमैरिड गर्ल होती है, जो कभी शादी नहीं करती, उसको अमाजू कहा गया है। एंड बलि, बलि बेसिकली एक ट्रिब्यूट था जो वहां की जनता अपने राजा को खुशी खुशी दिया करती थी। ठीक है, कि राजा हमारी सुरक्षा करता है, हम उसको खुशी खुशी देते हैं। बाद में ये टैक्स बन गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं।
When was the Secretary of State for India made responsible for the government of British India by bringing about changes in the home government? यहाँ पे सिंपल सी बात बोली जा रही है कि पहली बार जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारत का जो सचिव जो कि ब्रिटेन में बैठेगा, ये वाला जो नया पोजीशन या पद है, ये कब लाया गया जिससे हमारी गवर्नमेंट में चेंजेस आए? तो आप लोगों को 1857 की क्रांति तो याद होगी। 1857 के रिवॉल्ट के बाद हमारे देश में एक एक्ट पास होता है 1858 में। उसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? पहले हमारे देश का कंट्रोल किसके हाथों में था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, और अब ये पूरा का पूरा कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन को। मतलब अब भारत ब्रिटिश क्राउन के अंडर था। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल का पद चला आ रहा था, उसकी जगह एक नया पद क्रिएट किया गया, एक नई पोजीशन आई जिसे हम वाइसराय के नाम से जानते हैं, और एक नया पद भी क्रिएट किया गया जिसे हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या भारत का सचिव भी बोलते हैं, जो कि ब्रिटेन में रहता था। क्लियर है? तो इस तरीके से भारत की राजनीति में काफी परिवर्तन देखने को मिले इस एक्ट के बाद, और उस एक्ट का नाम है 1858 का एक्ट। डन इतनी चीजें तो यही बात बोली है। A viceroy would be appointed who would serve as the representative of British Crown, and Lord Canning was the first such viceroy। तो लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय थे हमारी कंट्री के। क्लियर? अब यहाँ पे समय समय पे आप देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो मैं आपको बहुत सारे एक्ट्स बताऊंगी जो समय समय पे ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी पास किया करती थी। वैसे यहाँ पर 1833 का भी एक चार्टर्ड एक्ट आया था। उस एक्ट में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, एक अधिकार था कि ब्रिटेन से दूसरी कंपनी भारत में नहीं आएगी व्यापार करने के लिए, तो ये मोनोपोली से रिलेटेड एक्ट है जिसे खत्म कर दिया गया। दिस वाज द ईयर व्हेन द चार्टर्ड एक्ट वाज पास्ड इन 1833 व्हिच अबॉलिश्ड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ट्रेड विद इंडिया। मतलब ब्रिटेन से दूसरी कंपनीज भी भारत में आके व्यापार कर सकती थी। ठीक है, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनाउंस द bifurcation of the British Indian Empire into a secular India and Islamic Pakistan। अब ये किसने अनाउंस किया था? तो ये तो तब की घटना है जब देश आजाद होने के बहुत करीब था। तब लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और अपना एक प्लान लेकर आते हैं, और वो प्लान 3 जून को लेकर आते हैं, इसलिए इसे हम 3rd जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने कहा कि हमारा जो पूरा एंटायर मतलब यूनाइट इंडिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक सेकुलर इंडिया होगा और एक इस्लामिक पाकिस्तान होगा। तो ये बात किसने कही है? माउंटबेटन ने कही है। इसे हम 3rd जून प्लान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये 3 जून 1947 को लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है द सेलिंदर किंग्स who founded their empire in Southeast Asia in the 8th century AD were the follower of। अब यहाँ पर ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं कि आपका ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेसिकली बुद्धिज्म से भी रिलेटेड आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बुद्धिज्म को काफी सारे राजाओं ने अडॉप्ट किया था। और यहाँ पे मेंशन है साउथ ईस्ट एशिया, मतलब आपका थाईलैंड, म्यांमार, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी बुद्धिज्म प्रोपोगेट हुआ था, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने बिल्कुल मत बैठना, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, नहीं पढ़नी है। ठीक है, एक का क्वेश्चन आ गया तो आप इसे कॉमन सेंस से भी थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही, तो वहां पे बुद्धिज्म होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो शैलेंद्र किंग जो थे वो महायान बुद्धिज्म के फॉलोअर थे। ठीक है, और इन्होंने जावा में एक मंदिर भी बनवाया था जिसका नाम है बोरोपुद्दर टेम्पल। ठीक है, वर्तमान का जो मलेशिया और थाईलैंड का एरिया है उसके बारे में बात हो रही है, और वहां पे इन्होंने रूल किया था। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, बिल्कुल पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री टाइम वेस्ट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इक्का दुक्का कभी क्वेश्चन आ गया उसके लिए आप इतना समय लगा दो। उससे अच्छा यार जो आता है उस पर ज्यादा फोकस करो। ठीक है, नेक्स्ट है मोपला। मोपला और मुस्लिम पीजेंट रिवॉल्ट क्रिएटेड अ पावरफुल एंटी जमींदार मूवमेंट इन। मोपला विद्रोह के बारे में आपने सुना होगा, जो कि मुस्लिम किसानों का एक विद्रोह था, जो कि हिंदू जमींदार या रिच जमींदार थे उनके अगेंस्ट। कहां पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब केरला में आपको ये देखने को मिलेगा। ये बेसिकली केरला की जो मुस्लिम कम्युनिटी है मालाबार कोस्ट की, उन्होंने विद्रोह किया था 1921 में। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है, आप आराम से बैठ के स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, और पीडीएफ में तो मिल ही जाएगी। यहाँ पर देखिएगा जो भी रिवोल्ट है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि इस इवेंट के बाद कौन सा इवेंट हुआ, फिर कौन सा इवेंट हुआ। तो हो सकता है 3-4 विद्रोहों के नाम लिख दें और बोला जाए कि बताओ सिक्वेंस, लिख दिया मोपला विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, बस काम हो जाएगा उतनी देर में। तो आपको थोड़ा सा सिक्वेंस पे तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है,
और मेहनत तभी होगी, आप एक लिस्ट बना लीजिए, अपने कमरे में लगा लीजिए, जो इंपॉर्टेंट किसानों के विद्रोह हुए हैं, पीजेंट रिवॉल्ट हुए हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए। तो बार बार आप याद करोगे तो सीक्वेंस याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको विद्रोह देखने को मिलेंगे, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर एम्पायर। कृष्णदेव राय फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड द नागलापुरम आफ्टर हिज। तो यहाँ पे नगलापुरम एक नया टाउनशिप क्रिएट किया था कृष्णदेव राय ने। किसको सम्मान देने के लिए, किसके प्यार में, किसकी रिस्पेक्ट के लिए? तो आंसर हो जाएगा अपनी मदर। तो हिज मदर इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। कृष्णदेव राय ने एक टाउनशिप क्रिएट किया था विजयनगर एम्पायर में जिसका नाम था नागलापुरम। मेमोरी ऑफ हिज मदर नगम्बा देवी की याद में इसे तैयार किया गया था। विजयनगर एम्पायर तुंगभद्रा रिवर के आसपास के एरिया में फ्लरिश हुआ था और ये संगम वंश का एक पार्ट था बेसिकली, जैसे कि दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत में लोधी भी आते हैं, तुगलक भी आते हैं, आपके गुलाम वंश भी आपका दिल्ली सल्तनत का पार्ट होता है। वैसे जब संगम की बात करते हैं तो संगम पीरियड में आपको सुलूबा, तुलुबा एंड आरावीरू देखने को मिलते हैं और इसी के अंदर आपको विजयनगर एम्पायर भी देखने को मिलता है। जब हम दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो हम इन बातों को भी डिस्कस वहां पे डेफिनेटली करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है Who among the following was the first person to discuss poverty line, जिसको आज हम बीपीएल के नाम से जानते हैं, लेकिन आजादी से पहले पहली बार इसको किसने डिस्कस किया था? सो आंसर इज दादा भाई नेरोजी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आप लोगों को दादा भाई नेरोजी की एक बुक का नाम याद होगा और नहीं है याद तो रट लो, इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसे 1901 में दादा भाई नेरोजी ने पब्लिश किया था और यहीं पर इन्होंने डिस्कस किया था पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो गरीबी रेखा का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही यहाँ पर डिस्कस किया था। यहाँ इन्होंने एस्टिमेट किया था उस समय हमारी कैपिटा पर ईयर, तो कैपिटा पर ईयर उन्होंने 16 रुपए से 35 रुपए डिस्कस की थी उस समय। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और 2nd नंबर और 9th नंबर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इन्होंने रस्त गुफ्तार एक एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर की शुरुआत भी की थी 1854 में। और जब भी हम दादा भाई नरोजी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एक बिजनेसमैन थे। ऐसा क्यों बोल दिया कि बिजनेसमैन थे? ये तो राइटर है, लिख रहे हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बन रहे हैं, तो हमने ऐसा कैसे बोल दिया बिजनेसमैन है? तो आइए मैं बताती हूँ। ये गए हुए थे लंदन 1855 में और इन्होंने पार्टनरशिप की थी कामा एंड को के साथ, कॉर्पोरेशन के साथ, और अपना एक बिजनेस वेंचर ओपन किया था लिवरपूल में, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में ये इंडिया की पहली कंपनी एक तरीके से थी। बाद में जो भी कंट्रोवर्सी हुई, जो भी रीजंस हुए, 3 सालों के बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। यहां से शुरुआत होती है उनके बिजनेस की, इसलिए इन्हें बिजनेसमैन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर हुम वॉज सीपी इल्बर्ट अ लॉ मेंबर ऑफ काउंसिल। अब यहाँ पे इल्बर्ट बिल की बेसिकली बात हो रही है और सीपी इल्बर्ट जो कि एक लॉ मेंबर थे जिन्होंने इल्बर्ट बिल लेकर आए थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड रिपिन। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड रिपिन की अगर बात करते हैं तो ये वाइसराय थे इंडिया के 1880 से 1884 के बीच में। डन। और फिर यहाँ पे इनसे पहले कौन था? लॉर्ड लिटिन थे। लॉर्ड लिटिन वही व्यक्ति है जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेकर आए थे। 1876 से 1880 तक इनका टेन्योर था। तो पहले आए लिटिन, फिर आए रिपिन। ठीक है, तो लॉर्ड लिटिन के बाद लॉर्ड रिपिन का टेन्योर आपको देखने को मिल जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है। अगले यहाँ पे पर्सन की बात हुई है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इन्हें अगर आप देखो तो स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट के लिए हम जानते हैं और इनका टेन्योर 1786 से 1793 तक था है। और लॉर्ड कर्जन आकर आप देखोगे तो इनको तो हम बंगाल विभाजन के लिए जानते हैं। ठीक है, इनका टेन्योर आप देखेंगे 1899 से 1905 तक था। जब एक एग्जामिनर है जिसको एकदम टफ पेपर बनाना है और बच्चों को एकदम बर्बाद ही करके छोड़ देना है, तो वो क्या करेगा? ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो इनका सीक्वेंस पूछ लेगा। ठीक है, कि लिटिन आए, रिपिन आए, कॉर्नवालिस और कर्जन का क्या सीक्वेंस है। तो आधा बच्चा गलत कर देगा क्योंकि सीक्वेंस जनरली याद नहीं होता, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो आपको जैसे कि याद रखना की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कब आया था, कौन लेकर आया था। जैसे कि अपन को कर्जन की कहानी हमेशा याद रहती है कि 1905 के आसपास इनका रहा होगा। ठीक है, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीजें याद करा पाए। नेक्स्ट है द बुद्धा एंड हिज धम्मा
इस बुक के ऑथर कौन है, और उनकी डेथ के बाद 1957 में इस बुक को पब्लिश किया गया था। तो देखिएगा, जैसे कि हम कनिष्क को याद करते हैं, अशोक को याद करते हैं, बुद्धा के बारे में, धम्मा के बारे में, वैसे ही एक और पर्सन है, नाम है बाबा साहब अम्बेडकर, और उन्होंने काफी कुछ बुक्स लिखी हैं धम्मा पे, बुद्धा की लाइफ पर। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर। उनकी ही बुक है बुद्धा एंड हिज धम्मा। अब इनकी बहुत सारी बुक आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ये छोटी सी लिस्ट है, ये बहुत छोटी है, बहुत लंबी लिस्ट है बाबा साहब अम्बेडकर की बुक्स, और कभी भी कोई भी बुक एग्जामिनर पूछ लेता है। स्पेशली मूक नायक, बहिष्कृत भारत, ये कुछ बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी हैं। ठीक है, तो ये 5 बुक तो एटलीस्ट आप याद रखने की कोशिश कीजिए फिलहाल इनिशियल फेज में कि हाँ ये बाबा साहब की बुक है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर टू व्यू मॉडर्न एजुकेशन एज द व्हीकल फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न आइडियाज इन द कंट्री। अब यहाँ पे कई सारे सोशल रिफॉर्मर हुए, लेकिन एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे जो कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करते थे और कहा कि भारतीयों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है, अगर हम उनको शिक्षित करेंगे तभी हम मॉडर्न इंडिया को डेवलप कर सकते हैं। मतलब कितना दूर का उन्होंने सोचा, और नाम है उनका राजा राम मोहन रॉय, और उनको ये राजा का टाइटल अकबर सेकेंड ने दिया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन्होंने 1817 में कैलकाटा में कॉलेज की स्थापना भी की थी, और बाद में यही कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज में कन्वर्ट हो गया था। क्लियर, इन्होंने कहा वीमेंस को एंड गर्ल्स को इंग्लिश एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, और एजुकेशन से ही हम अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, लोगों का उद्धार किया जा सकता है, बिना शिक्षित करे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है मास की इंस्क्रिप्शन। अब देखिए, ये है अशोक के इंस्क्रिप्शन की कहानी। अशोक के इंस्क्रिप्शन से हमेशा क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो आता ही है। इन विच स्टेट इज द मास्की इंस्क्रिप्शन लोकेटेड एट प्रेजेंट। तो मास्की इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के पास आपको देखने को मिलेगा। ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृतिक लैंग्वेज में है, प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में आपको ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें डन। ओके, नेक्स्ट, नेम द फ्रेंच ज्वेलर्स who traveled to India at least 6 times during the मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड के समय एक फ्रेंच ज्वेलर्स थे, वो इंडिया बहुत बार 6 बार विजिट किए, और इन्होंने एक मुगल एम्पायर के कोर्ट को भी विजिट किया था। नाम पूछा जा रहा है, तो उस जेम्स ट्रेवलर का नाम है जीन बैप्टिस्ट टेबनर। ऑप्शन 2, जीन्स बैप्टिस्ट टेबिनर एक फ्रेंच ज्वेलर्स थे, एक ट्रेवलर थे, जो कि 1630 से 1668 के बीच में 6 बार भारत में विजिट किए थे। इन्होंने भारत में डायमंड की माइन को विजिट किया था और शाहजहां के कोर्ट को भी विजिट करने का काम किया था। तो जीन बैप्टिस्ट टेबिनर इनका नाम है। थोड़ा अगर गलत हो गया हो तो आप प्लीज उसे करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज क्रेडिटेड विथ राइटिंग लिटरली पीसेस फॉर द अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। किसने सती प्रथा को खत्म करने के लिए आर्टिकल लिखे, पत्रकारिता की? तो अगेन ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विलियम बेंटिंग की मदद से हमारे देश में सती को खत्म करने के लिए कानून बनाया। ठीक है, इलीगल प्रैक्टिस इसको डिक्लेयर किया, और वो है राजा राम मोहन रॉय जी। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय जी तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन उनकी समाज आप देखोगे, अगर बात करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ब्रह्मो समाज। ठीक है, ब्रह्मो समाज। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मदद से यहाँ पे सती प्रथा को बैन किया गया था, और इन्होंने संवाद कुमुदी लिखा है। तो संवाद कुमुदी में सती प्रथा को खत्म करने के ऊपर कई सारे आर्टिकल्स भी उन्होंने वहां पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है कामागाटा मारू। ठीक है, कामागाटा मारू ये शिप जो है वो कहाँ जा रही थी? द अथॉरिटी ऑफ विच कंट्री डिनाइड द परमिशन टू लैंड द शिप कामागाटा मारू कैरिंग इंडियन। तो इंडियन को लेकर ये शिप जा रही थी कहां पर? कनाडा में, कनाडा के वैंक्यूवर आइलैंड में, और उस शिप का नाम था, जापानीज शिप थी जिसका नाम था कामागाटा मारू। ठीक है, लेकिन वहां की अथॉरिटी ने यहाँ पर इंडिया के जो लोग थे उनको एंट्री देने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया, और कहा कि आप शिप लेकर वापस जाओ। फिर रिवॉल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, कुछ इंडियन मारे भी गए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कामागाटा मारू इंसिडेंट रिलेटेड है आपका कनाडा से। नेक्स्ट है मलिक अंबर, हु रजिस्टर्स मुगल इन दक्कन वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच स्टेट। तो मलिक अंबर जिन्होंने दक्षिण में मुगलों को आने से रोका था, उनके खिलाफ अच्छा खासा रेजिस्टेंस पैदा किया था, युद्ध किया था, लेकिन बाद में हार भी गए थे। पूछा जा रहा है कि ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन में थे?
तो यहाँ पर आपको दक्कन की 4 सल्तनत के बारे में बिदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के बारे में मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अहमदनगर। ठीक है, जहाँ पे निजाम शाही आपको देखने को मिलेगी। तो निजाम शाही अहमदनगर में मलिक अंबर एडमिनिस्ट्रेटर थे और इन्होंने मुगलों के खिलाफ अच्छा खासा युद्ध किया था। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं बाद में जब औरंगजेब का समय आया था तो औरंगजेब ने इस पे कब्जा कर लिया था। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी मतलब 8 चैप्टर का कलेक्शन, इसलिए इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। द अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि इज अ रिनोड वर्क ऑन। तो यहाँ पर जो अष्टाध्यायी है पाणिनि की रचना है वो किस पे बेस्ड है? तो ये संस्कृत ग्रामर की पुस्तक है। याद रखेंगे, संस्कृत ग्रामर की पुस्तक है जिसमें संस्कृत की काफी सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। लगभग 4000 आपको यहाँ पे ग्रामर, संस्कृत ग्रामर के रूल्स भी देखने को मिलेंगे। ऐसा बोला जाता है कि जो महाभास है पतंजलि की, और आप यहाँ पर देखेंगे कशिका वृत्ति ऑफ जयादित्य एंड वामना, ये जो बुक है बेसिकली एक तरीके से टीका या टिप्पणी या उसका ही एक निष्कर्ष है जो कि पाणिनि ने संस्कृत ग्रामर की बुक में लिखा हुआ है अष्टाध्यायी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? इन विच ईयर वॉज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनेक्टेड इन ब्रिटिश इंडिया? सो आंसर इज 1878 में आया था, लॉर्ड लिटन के समय आया था, जिसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर के पब्लिशन में तो कोई भी रोक नहीं थी, लेकिन जो वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर थे उनमें जो भी आर्टिकल पब्लिश हो रहा था उसकी पहले पूरी चेकिंग होती थी, उसके बाद ही उन्हें पब्लिश किया जाता था। नेक्स्ट है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ये राजा तो गजब का ही था। ये बेचारा अपने जीवन काल में इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए और इसका एक भी एक्सपेरिमेंट सही नहीं हुआ। जनता इससे इतनी परेशान थी और जब ये मरा तो लोगों ने कहा कि जनता को इस पागल राजा से छुटकारा मिल गया। ठीक है, मतलब इस तरीके से बहुत इंटेलिजेंट था। पूरा दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा राजा जो था वो MBT, मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं थी। उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बेचारे के सारे एक्सपेरिमेंट गलत हो गए। उनमें से एक ये भी है कि टोकन करेंसी चलवाई थी उसने। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस अ कॉपर कॉइन कॉल्ड ब्लैंक इन प्लेस ऑफ द सिल्वर कॉइन। तो सिल्वर कॉइन की जगह पे कॉपर कॉइन को चलाया इसने, जिसको जीतल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जीतल। क्लियर है? अच्छा, सिल्वर कॉइन को क्या कहा जाता था? सिल्वर कॉइन को टका कहा जाता था और सिल्वर कॉइन को टंका कहा गया। और इस टंका को किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने शुरू किया। ठीक है। Who among the following leader led the बारदोली सत्याग्रह? बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का लीडर कौन था? ये वही है जिन्हें हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। उनके ही नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को नर्मदा रिवर पे तैयार किया गया है। बिल्कुल सही समझा आप लोग ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में बारदोली सत्याग्रह के लीडर थे और वहां की ही महिलाओं ने इन्हें सरदार का टाइटल भी दिया था, इसलिए आज हम इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग गेव अप वॉर आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा? बैटल ऑफ कलिंगा अगेन अशोक का क्वेश्चन है। अशोक ने 261 BC में बैटल ऑफ कलिंग लड़ा था। कलिंग वर्तमान का उड़ीसा स्टेट है। और जब वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, ब्राह्मण्स हैं, उसके बाद इनका धर्म परिवर्तन हो गया और इन्होंने बैरी घोष से धम्म घोष को अडॉप्ट किया और धम्म की पॉलिसी को लेना शुरू कर दिया, मतलब बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। तो ये राजा कौन है? अशोक है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अशोक का कार्यकाल 268 से 232 BC के बीच में बताया जाता है और बैटल ऑफ कलिंग 261 BC में लड़ा गया है। जब बैटल ऑफ कलिंग लड़ा गया था उस समय कलिंग का राजा कौन था? तो कलिंग का राजा था राजा अनंत पद्मनाभा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कॉपी लगाई है मैंने, ये NCERT की है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 8 years आफ्टर बिकिंग द किंग, जब इसको राजा बने हुए 8 साल हो गए थे तो अपने 8वें साल में इसने बैटल लड़ा था कलिंग का। बहुत सारी बुक में 9 मेंशन है, मैं आपको करेक्ट करूंगी, 8 याद रखिएगा। कभी आपको किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना हो तो एटलीस्ट आपके पास NCERT की कॉपी हो। किस बेसिस पे चैलेंज करोगे? यूट्यूब में पढ़ाया था ऐसा चैलेंज करोगे? कोई नहीं सुनेगा। NCERT की कॉपी जरूरी है। तो NCERT की बुक का ये आपको मैंने जानबूझ के यहाँ पे लगाया हुआ है। 8 years इसमें साफ साफ मेंशन है। अगर गलत होता है तो भाई क्लेम कर सकते हो आप यहाँ पर, है ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लास्टली अगर गवर्नमेंट को या जो एग्जामिनर है उसको कुछ सही मानना होगा तो वो NCERT के डेटा को ही मानेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट विच वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ मुस्लिम इन इंडिया? तो वो अलीगढ़ मुस्लिम या फिर अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड कौन है जिसे रिवाइवल ऑफ मुस्लिम भी कहा जाता है इस मूवमेंट को? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर
4 सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी 1875 में अलीगढ़ में। बाद में इसे ही हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानने लगे। क्लियर है। इसके अलावा इन्होंने 1864 में 1864 में ट्रांसलेशन सोसाइटी का फॉर्मेशन भी किया था। बाद में इसका नाम साइंटिफिक सोसाइटी कर दिया गया था। तो सैयद अहमद खान का नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, Who sent the Greek ambassador Megasthenes to the court of चंद्रगुप्त मौर्य? किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर ने। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु होने के बाद उसके जो गवर्नर थे उन्होंने अलेक्जेंडर के पूरे एम्पायर को अपने आधे आधे हिस्से में या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। ठीक है। उनमें से ही एक थे सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के जनरल थे और ये एशिया माइनर, पर्शिया और कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में रूल कर रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने। और मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक की रचना की है, इंडिका। डन। नेक्स्ट है, R.G. भंडारकर वॉज अ पॉपुलर लीडर ऑफ विच रिफॉर्मिंग सोसाइटी? अब ये क्वेश्चन अपने आप में टफ है, क्योंकि टफ तो नहीं बोलूंगी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो आप कर पाओगे, लेकिन हाँ, अब हम जनरली जो फाउंडर होते हैं उनको याद कर लेते हैं, को फाउंडर होते हैं उनको याद कर लेते हैं, लेकिन सारे और जो भी लीडर्स हैं उनके नाम याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर बात हो रही है प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बॉम्बे में हुई थी। किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग ने की थी। बाद में आके M.G. रनाडे और R.G. भंडारकर इसे ज्वाइन कर लिए और प्रार्थना समाज को बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड की। ठीक है। प्रार्थना समाज के जनरली जो मैक्सिमम मेंबर थे वो परमहंस मंडली से बिलोंग करते थे। परमहंस मंडली पे क्वेश्चन मैंने कराया है आपको कि 1849 में परमहंस मंडली का फॉर्मेशन हुआ था। इनका काम क्या था? इन्होंने इंटर डाइनिंग की शुरुआत की, मतलब अलग अलग कास्ट के लोग साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं। इंटर कास्ट मैरिज को प्रमोट किया, विडो रीमैरिज को प्रमोट किया, गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करने का काम प्रार्थना समाज ने किया था। नेक्स्ट है, ब्लैंक वॉज द फर्स्ट वीमेन टू बी ordained as a भिक्षुनी इन द बुद्धिज्म। तो वो पहली कौन सी महिला है जो कि भिक्षुनी बनी थी और बुद्धिज्म को ज्वाइन किया था? आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है। आपको पता ही होगा कि गौतम बुद्धा की माता, फॉस्टर मदर आप बोल सकते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध जी की मदर तो कुछ दिनों के बाद ही खत्म हो गई थी जन्म, तो उनकी कुछ लोग मौसी भी बोलते हैं। ठीक है। फॉस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी और पहली वीमेन थी जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया था। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब DPSP के बारे में बात हो रही है, कैन बी ट्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अब हम जनरली जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो हम उसको पॉलिटी के हिसाब से पढ़ते हैं कि DPSP हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में आपको मिल जाएगी DPSP के बारे में, और हमने उसे आयरलैंड से लिया है, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? हम कब इस तरीके से सोचने लगे कि भारत के लोगों के भी भारत के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये बात शुरू होती है कराची अधिवेशन से, कराची रेजोल्यूशन से, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 के कराची सेशन में पास किया था। इसमें 3 इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन किया गया। पहला कि महात्मा गांधी जी जो है वो जेल से बाहर आ रहे हैं, और सॉल्ट सत्याग्रह पर डिस्कशन हुआ, गांधी इरविन पैक्ट पे यहाँ पर डिस्कशन हुआ, और यहाँ पर बात की गई किसके बारे में? हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। क्लियर? डायरेक्टिव स्टेट मतलब जो DPSPs है वो हमें पार्ट 4 में मिल जाएंगे, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। डन। नेक्स्ट है, 1857 का जो विद्रोह था उसमें बिहार की तरफ से किसने लीड किया था? तो मैंने आपको पहले ही बताया था 1857 की क्रांति में किसने, कौन से लीडर ने कहां से लीड किया, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बिहार से लीड किया था किसने? कुंवर सिंह ने। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, कुंवर सिंह। ओके। नेक्स्ट, सिसोदिया राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो यहाँ पे देखिए, मेवाड़ के राजा थे सिसोदिया राजपूत रूलर अमर सिंह। इन्होंने आधिपत्य स्वीकार कर लिया था मुगलों का, बहुत लंबे समय तक रेजिस्टेंस किया था, लड़ाई भी की थी, उसके बाद आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। किसके समय? तो ये समय आता है आपका जहांगीर का। किसका समय है? जहांगीर का समय है, जिसने 1605 से 1627 तक भारत में रूल करने का काम किया है। क्लियर है? नेक्स्ट है दीवान-ए-अर्ज। इसको मैं मानती हूँ कि ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ये वापस एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्योंकि जनरली जो भी दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट रूलर्स है उन्होंने जो भी नए डिपार्टमेंट्स बनाए हैं वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
सो दीवान-ए-अर्ज ये डिपार्टमेंट दिल्ली सल्तनत में है, किससे रिलेटेड है? तो दीवान-ए-अर्ज जो डिपार्टमेंट है ये हमारे लिए मिलिट्री सर्विसेज से एसोसिएटेड है और बलबन के समय इस नए डिपार्टमेंट को बनाया गया था और इसमें आर्मी को मेंटेन किया जाता था। कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि दीवान-ए-विजारत, और ये जो डिपार्टमेंट है फाइनेंस से रिलेटेड है, जो कि खर्चों का लेखा जोखा रखता था। नेक्स्ट बात करेंगे दीवान-ए-रिसालत, ये जो डिपार्टमेंट है फॉरेन अफेयर्स से, जैसे कि हमारे विदेश मंत्रालय है वैसे ही इनका भी विदेश मंत्रालय हुआ करता था, अलग अलग स्टेट्स में अपने डिप्लोमेट को, एम्बेसडर को भेजना। दीवान-ए-इंशात ये आपका एक सेक्रेटरी डिपार्टमेंट था जो कि रॉयल ऑर्डर को मतलब रॉयल ऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। नेक्स्ट है दीवान-ए-काज़ा, ये जो डिपार्टमेंट है जस्टिस डिपार्टमेंट है, काजी जस्टिस के लिए जाने जाते हैं। और वरीद, तो वरीद मैंने पहले भी बताया है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, तो वरीद-ए-मुमलिक ये आपका इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जाना जाता था। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। इस तरीके से सीजीएल 2023 के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और आई होप बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, ठीक है। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे रामतनु पांडे, जिनको हम तानसेन के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? तो आंसर हो जाएगा यहां पर रबाब। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आप यहाँ पर देख सकेंगे कि ये रुद्रवीणा या फिर रबाब को प्ले करने का काम करते थे। तो रुद्रवीणा अगर ऑप्शन में होता तो हम रुद्रवीणा को भी टिक करते, ठीक है, इतनी चीजें। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन, वॉज इंस्पायर्ड बाय हुज आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। तो किसके आइडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्स थे? तो यहाँ पे आपको 4 लोगों के नाम दिख रहे हैं। आप सही आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। ओके, सो टेक केयर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जेई एसएससी जेई के सभी शिफ्ट में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। सो टेक केयर एंड बाय बाय।